कैन यू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम इन स्ट्रक्चर फर्स्ट टू फिफ्थ, मतलब पहले से लेके 5वीं तक। मान लो चलो हम एक ये देखते हैं, चलो ये फोर्थ, कि उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री कौन कौन से हैं। आप ये बताओ कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। ये केवल एक ही कार्बन से है तो ये कितना हो गया, ये 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये एक कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से, तो ये कितना हो गया 3 डिग्री। अगर ये कार्बन की बात करें तो ये कितने कार्बन से अटैच है, एक ये से एक ये से, तो ये हो गया 2 डिग्री। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये किस कार्बन कितने कार्बन से है, ये केवल एक ही कार्बन से है, तो ये कितना हो गया 1 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी और स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो। तो इफ़ यू गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर फॉर हायर एल्केन, अगर आप आगे के एल्केन में देखो, मतलब आपने 5 कार्बन तक तो देख लिए, 4 कार्बन 5 कार्बन, अगर आगे के देखो यू विल गेटिंग स्टिल लार्जर नंबर ऑफ आइसोमर, उनके आइसोमर बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे C6H14, ये याद कर लेना, C6H14 कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो क्या है ये हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है एन, हेक्सेन, तो हेक्सेन हैज़ गॉट 5 आइसोमर, उसके कितने होंगे 5 आइसोमर। और 7 अगर कार्बन 7 है तो उसके कितने 9 आइसोमर, तो ऐसे ही एज मैनी एज 75 आइसोमर किसके हैं, C10H22 डेक है ना, DHC हम लिखते हैं 10 कार्बन के लिए, तो डेकेन। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। इन स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ यू ऑब्जर्व दैट मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू कार्बन एटम नंबर्ड एज 2। ठीक है, यू विल कम अक्रॉस ग्रुप लाइक CH3 C2H5 C3H7 etc अटैच टू कार्बन एटम इन एल्केन और अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड। तो क्या बोला है, दीज ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट आर नोन एज एल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो आप ऐसे समझ लो, कुछ नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन की ही बना दी, तो ये कौन सा ग्रुप बना हुआ है, ये है मिथाइल, हैं, ये है मिथाइल। अगर C2H5 लिख दूँ मैं, C2H5, ये है इथाइल, ये है इथाइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। जैसे एक कार्बन के लिए क्या था बताओ जरा, मेथ, ठीक है, और 2 कार्बन के लिए क्या था, एथ। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, सब्स्टिट्यूट है, तो क्या लगते हैं, मिथाइल, ETH इथाइल, इसी तरह से बस, और कुछ नहीं। एज दे आर डेरिव्ड फ्रॉम एल्केन, एल्केन से डेरिव्ड हुए हैं, और उससे क्या निकला है, अगर ये बताओ, मिथाइल बोल रहे हैं हम, इसे क्या बोलते थे, मेथेन, एल्केन है ना सबसे छोटी, मेथेन, तो इससे एक H निकला है, तो क्या बन गया CH3, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ठीक है, फॉर्मूला फॉर एल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1। इसका क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n+1 ही तो है, मान लो यहाँ C1 है, तो C1H2 × 1 2 + 1, तो C1H2+1 CH3, यही तो हो गया। चलो ठीक है, लेट अस रिकॉल द जनरल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑलरेडी डिस्कस इन यूनिट 12 में। हमने जनरल रूल नोमेनक्लेचर के जो नाम दिए गए हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन, ये जो भी, वो पढ़ लिए। नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एल्केन कैन फर्दर बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम। चलो अब कुछ देख लेते हैं, जैसे क्या है, देखो, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H11, राइट IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, मतलब इससे क्या है, OH ग्रुप भी अटैच करा है एट डिफरेंट कार्बन ऑफ द चेन। तो मतलब आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर है C5H11 की, ठीक है, और उनका उससे रिलेटेड एल्कोहल है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल मतलब उसका रिलेटेड एल्कोहल। अब देखो क्या है, एल्कोहल मतलब क्या है, कौन सा ग्रुप, H। एल्डिहाइड ग्रुप होता तो कौन सा ग्रुप लगता, CHO। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो कौन सा लगता, COOH, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। चलो इसको देख लो, देखो ये है C5H11। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये C5H11 ही है ना। तो अलग अलग जगह पर OH ग्रुप लगाया, देखो यहाँ पर लगाया, तो ये कौन सा, यहाँ से नंबरिंग होंगी 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, पेंटेन 1 ऑल, है ना। मेट एट प्रो 5 के लिए पेंटेन, फिर 1 पे ऑल लगा हुआ है। इसके लिए क्या है, यहाँ से नंबरिंग होगी 2, तो ये पेंटेन 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और 2 पे ऑल, 2 पे ऑल लगा हुआ है। ये देखो 1 2 3 यहाँ से नंबर होंगे, पेंटेन 5 कार्बन के लिए और 3 पे ऑल। अब देखो इन्होंने क्या किया, 4 की तो चैन बना दी,
और एक मिथाइल ग्रुप ऐसे कर दिया OH ग्रुप, ये OH ग्रुप तो ऐसे ही लगा दिया, और 4 की चेन के साथ एक मिथाइल ग्रुप। तो अब देखो ये ही है ना फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो 3 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो 3 पे मिथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल, 4 के लिए ब्यूटेन है चैन। ठीक है, अब ये एक मिनट, ये है 4 के लिए और ये है, तो अब कितना मिथाइल लगा दिया? 2 पे, तो 2 पे मिथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल। अब देख लो इसको, अब देखो यहाँ से है 1 2, तो 2 पर ऑल भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, मतलब फंक्शनल ग्रुप, या 2 पे मिथाइल भी। तो 2 पे मिथाइल, मेथ 8 प्रो ब्यूट, 4 के लिए ब्यूटेन, 2 पे ऑल भी है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप जो ऑल होता है, ये क्या होता है? ये तो सफिक्स से होता है ना, लास्ट में लगता है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये कैसे किया इन्होंने, दोनों पे मिथाइल मिथाइल लगा दिया, मतलब पहले चैन कितने की चल रही थी? ये 4 की, अरे एक मिनट, पहले चेन चल रही थी 4 की, अब इन्होंने 3 की चैन बनाई, 2 पे दोनों जगह मिथाइल मिथाइल लगा दिए, तो 2 2 डाई मिथाइल, दोनों पे डाई डाई मिथाइल, प्रोपेन 1 ऑल, मेथ 8 प्रोपेन 1 पे ऑल। ठीक है, अब ये 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो 1 2 3 4, ये है 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 पे तो मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है। ठीक है, 4 के लिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, 2 पे और लग गया है, 2 पे और लग गया है। ठीक है, चलो अब ये देखो, यहाँ पे देख लो नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक, कुछ कंपाउंड के नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं, वो देख सकते हैं हम, एक मिनट। ठीक है, चलो अब देख लो क्या क्या नेम है इनके। ठीक है, देखो ये लॉन्ग कार्बन चेन हो गई ना। ठीक है, अब देखो 2 पे क्या है, मुझे बताओ 2 पे क्या है? मिथाइल। 4 पे क्या है? इथाइल। तो ई पहले आ रहा है, या ये बताओ मिथाइल पहले आ रहा है? तो ABCD ई पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, तो 4 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लेना एक बार। देखो इसी तरह ये है, ये नज़र आ रहा है ना। तो 8 के लिए क्या है? ऑक्टेन, OCT, सिंगल बॉन्ड है ऑक्टेन। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब आएगा 5, ये ग्रुप कुछ अलग नज़र आ रहा है इस तरह का, इसको बोलते हैं, मैंने बताया था नॉर्मली आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल। अब ये बताओ 3 पर ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो 3 पे डाई डाई इथाइल हो गया, तो देखो 3 पे डाई डाई इथाइल। 5 पे आइसोप्रोपाइल, देखो सबसे पहले डी लग गया, ई लग गया, ये जो डाई ट्राई होता है इसको काउंट नहीं करते, तो सबसे पहले क्या है? ई है, उसके बाद ये प्रोपाइल है, ये ई के बाद क्या होगा? ई, ABCD EF GH IJ K L M N O P है ना, बाद में है। ठीक है, और ये 4 पे क्या है? मिथाइल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो एक चीज़, एक पॉइंट और देखो इसमें, इसमें ये पॉइंट याद करना बच्चों। देखो जब ये जो डाई होता है ना, इसको तो हम अल्फ़ाबेटिकल नहीं मानते, इथाइल ही मानेंगे। ठीक है, मिथाइल में डाई डाई अगर डाई या ट्राई होता नहीं काउंट करते, इसको केवल M मानेंगे। मगर याद रखो बच्चों कि ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसको प्रोपाइल नहीं लिखते, मतलब ये P के अकॉर्डिंग काउंट नहीं होगा, ये I के अकॉर्डिंग काउंट होता है। ठीक है, याद रहेगा ना ये? चलो ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। तो इसलिए ये I बीच में आया है, पहले D आ गया, फिर HI, फिर उसके बाद JKLM। ठीक है, उसी तरह ये नंबर एक बार देख लेना। ठीक है, चलो एक और देख सकते हो आप, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना 7 के लिए है, तो 7 के लिए क्या है? हेप्ट। ठीक है, देखो अब मुझे बताओ कितने पे मिथाइल ग्रुप है? 5 पे, तो 5 पे तो चलो मिथाइल हो गया। ठीक है, और इथाइल ग्रुप कितने पे है? 3 पे, तो 3 पे हो गया इथाइल ग्रुप। तो ई पहला आ रहा है, तो इसलिए ई, देन 5, देन ये। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, अब हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। देखो ये क्या लिखा है? इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू राइट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर ए गिवन स्ट्रक्चर, अगर कोई गिवन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो अगर ये इंपॉर्टेंट है ना, तो उसका सही IUPAC नेम लिखना, तो उससे ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट उतना ही है, इंपॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर गिवन। कोई अगर IUPAC नेम दिया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी इंपॉर्टेंट उतना ही है। ठीक है बच्चों, चलो एक मिनट, चलो अब देखो, टू डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू द पेरेंट एल्केन इज रिटन। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करना है हमें, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू द पेरेंट एल्केन इज रिटन। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल से समझो, जैसे क्या लिखा हुआ है, ये 2 डाई ये सॉरी ये है ना, पूरा नेम ये है, ये है 3 पर इथाइल है, ठीक है, फिर 2 पे डाई मिथाइल है, फिर पेंटेन है। तो ये यही बोल रहा है कि सबसे पहले पेंटेन, पहले ये सबसे पहले करो कि कितने कार्बन की चेन है। तो ये बताओ, अब ड्रॉ द चेन ऑफ 5 कार्बन एटम। पेंटेन के लिए 1 कार्बन के लिए क्या था, मेथ। 5 कार्बन के लिए क्या है, इसी तरह पेंट है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो एन है, पेंटेन है। तो सबसे पहले इसने ना 5 कार्बन बनाए हैं, ठीक है, फिर उनको नंबरिंग दी 5 कार्बन को, ठीक है, नंबरिंग दी। अब ये देखो 3 पे इथाइल, 2 पे डाई मिथाइल, यानी कि 3 नंबर पे तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ। इथाइल क्या है, C2H5, और 2 नंबर पे 2 चीज़ें लगी हुई, मिथाइल के 2, तो यानी कि 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 और यहाँ भी CH3, और 3 पे C2H5, यही तो है। तो अब देख लो आगे, ये देखो अटैच एन इथाइल ग्रुप एट कार्बन 3 एट 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो ये देखो 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया और 3 पे क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलो उसी तरह और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, ये देखो ये लगा दिया ना। चलो अब देखो, हाँ ये क्या बोल रहा है, एक और देख सकते हो आप। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 3, 4, 4, 5 टेट्रा, क्या है ये, टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। तो ऐसे मत करो कि कंफ्यूज मत हो, 3, 4, 4, 5 टेट्रा, मतलब इन पे टेट्रा मतलब क्या है, 4, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, यानी कि CH3 ग्रुप। हेप्टेन मतलब हेक्स 6 और हेप्टेन 7 कार्बन का। तो ठीक है, अब क्या करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने सबसे पहले ये समझ लिया हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है ही। अब टेट्रा तो टेट्रा मतलब 4 हैं, क्या है, मिथाइल ग्रुप, और किस किस पोजीशन पे, 3, 4, 4, 5। तो 3, 4, 3 पे मिथाइल ग्रुप, 4 पे 4, 4 2 है ना, तो 4, 4 पे मिथाइल ग्रुप, और ये 5 पे मिथाइल ग्रुप, 5 पे भी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो बस इसी तरह और देख लेना। अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये भी एग्जाम्पल हैं। अब हम आ जाते हैं ये प्रिपरेशन, अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे। ठीक है, तो प्रिपेयर करना कैसे प्रिपेयर होती है, देखो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन। तो एल्केन के मेन सोर्स क्या है, एल्केन मेन सोर्स क्या है जिससे मिल रही है, पेट्रोलियम है और क्या है, नेचुरल गैस है। हाउएवर एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो एल्केन कैसे बन सकती है, बाय फॉलोइंग मेथड, इन मेथडों के द्वारा बन सकती है। चलो पहला क्या है, एक मिनट, हाँ पहला क्या है, ये फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगी, देखो डाई हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कौन से बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यही तो है। चलो देखो डाई हाइड्रोजन गैस H2 एल्कीन, एल्कीन पर डाई हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस ऐड होगी, एंड एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड कैटालिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। ये कैटलिस्ट नाम याद कर लेना, कौन कौन से कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ना, तो जल्दी हो जाती है रिएक्शन। प्लेटिनम, पैलेडियम, PT, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल की प्रेजेंस में 2 फॉर्म एल्केन बनता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का, एक मिनट, हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है बच्चों, अब देखो दीज मेटल एडजॉर्ब डाई हाइड्रोजन। ये जो मेटल है ना, जैसे ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है और निकिल है, ये एडजॉर्ब मतलब मान लो ये मेटल की शीट है, तो इसके ऊपर की लेयर पे क्या करते हैं, तो दीज मेटल एडजॉर्ब डाई हाइड्रोजन गैस, ये मेटल अपनी ऊपर की लेयर पर डाई हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब करती हैं ऑन देयर सरफेसेस एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है, और एक्टिवेट क्या करती हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटालाइज द रिएक्शन। प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में ये कैटालाइज मतलब कि रिएक्शन का रेट तेज हो जाता है एट रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद निकिल कैटलिस्ट। ये याद करना है कि निकिल अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्लेटिनम और पैलेडियम के मुकाबले निकिल में क्या चाहिए, हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया, ये डबल बॉन्ड इथीन हो गया, प्लस ये हाइड्रोजन होगी। तो ये क्या है, प्लेटिनम पैलेडियम और निकिल इनकी प्रेजेंस में ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो क्या बना है, ये बना है एथेन। भाई देखो ये हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड टूटा, एक मिनट, क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये बन गया एथेन। अब ये देखो प्रोपीन है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ये बॉन्ड टूट ही गया था, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। और ये लिखा हुआ है प्लेटिनम पैलेडियम और निकिल, प्लेटिनम पैलेडियम निकिल, प्लेटिनम पैलेडियम निकिल। अब देखो ये क्या है, प्रोपाइन है, देखो 1 2 3 कार्बन है, प्रोपाइन है, ठीक है, एक मिनट बच्चों, हाँ, फिर ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लेटिनम पैलेडियम निकिल। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिर एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पर हुआ, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा, ये देखो ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये क्या होगा, CH3 CH2 CH3, है ना, 2 H ये हो गए, 1 H ये हो गए, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ठीक है बच्चों, चलो कोई बात नहीं। अब देखो किस से बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है। हम क्या बना रहे हैं, ANE, है ना, हम क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं ना, एल्केन बना रहे हैं। चलो, तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ये C2H5 कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। ये क्या है, मतलब जैसे मान लो मीथेन है या एथेन है, उससे एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह हाइड्रोजन निकल गया तो कौन सा ग्रुप बन जाता है, ये एल्काइल ग्रुप। ये जैसे मिथाइल ग्रुप है ना, या C2H एथेन था तो इथाइल, ये एथेन था तो एक हाइड्रोजन हटा, C2H5 बना। अब हैलाइड मतलब कि हैलाइड क्या है, हैलाइड क्या है, हैलाइड में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस टाइप से आ गया, है ना। एल्काइल ग्रुप के पास कौन सा, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जनरली ये ऐड होते हैं। ठीक है, तो देखो एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड ग्रुप, एल्काइल बता दिया मैंने, ये ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, और हैलाइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो ये लिखा हुआ भी, एक्सेप्ट फ्लोराइड ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl एसिड गिव्स एल्केन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या देते हैं, ये एल्केन देते हैं। अब देखो ये है क्या है, CH3Cl, तो ये क्या है, क्लोरोमेथेन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, और ये मैंने क्या बोला, जिंक, और ये H+ लिखा रहेगा या फिर HCl ऐसे करके भी लिखा रहेगा। तो अब देख लो क्या हो जाएगा फिर, तो दोनों ये जो हाइड्रोजन है ये एक तरह से इसको H मिल गया, इसको H मिल गया, तो CH4 ये एल्केन बन गया, और ये HCl बन गया, ये अलग बन गया, ये मेथेन बन गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लो और एग्जाम्पल, ये है C2H5Cl क्लोरो एथेन, ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरो, ये एथेन हो गया, तो ये क्लोरो ग्रुप है, ये एथेन है ना, एल्किल हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब जिंक, और ये क्या है, HCl है ना, H+Cl-, ये क्या है, HCl है, तो यहाँ हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ कैसे होगा, एक तरह से ये हाइड्रोजन ये मिल गया, ये हाइड्रोजन मिल गया, तो ये C2H5 ये H हो गया, C2H6 हो गया, और ये HCl हो गया, ये HCl हो गया। क्लोरो एथेन से क्या बन गया, एथेन बन गया, आसान है। अब देखो ये 1 2 3 मेट 8 प्रोप, तो प्रोपेन, और ये क्या है 1 पे क्लोरो, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये टूटा बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन इसे मिल गया, हाइड्रोजन इसे मिल गया, ये HCl बन गया, ये प्रोपेन बन गया। ठीक है, चलो अब, हाँ
इम्पोर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी, ठीक है। इसका नाम है बोर्स रिएक्शन। अब देखो, एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल, एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सॉल्यूशन गिव्स हायर एल्केन, ठीक है। अब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर का क्या मतलब है, पहले तो ये देख लो। अब जब आप अगर सोडियम मेटल ले रहे हो और अगर मॉइस्चर ले लोगे तो ये तो रिएक्शन हो जाती थी, है ना। क्या होता था सोडियम और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, बताओ ज़रा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्शन है ये तो हम क्या लेते हैं, सोडियम रिएक्ट करता है ना एकदम से, तो हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, सॉल्यूशन गिव्स हायर एल्केन, हायर एल्केन मिलती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं, ये याद कर लेना, वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन एंड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आपसे पहले ही पूछा जाएगा वुड्स रिएक्शन अगर बोर्ड वोल्ड में किससे, इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, तो ये क्या है, इवन नंबर के लिए है। इवन नंबर के लिए क्यों है, देखो। अब आप ये करो, यहाँ पर क्या है, सोडियम है और ड्राई ईथर है, यही है ना। और ये क्या है, एल्किल हैलाइड, ये क्या है, एल्किल हैलाइड। तो ये CH3Br है, तो इस एक 2 मोल ले लिए इसके CH3Br, और ये किसकी प्रेजेंस में है, सोडियम की, तो इसको 2NaBr ऐसे निकाल दो, ये 2NaBr, और ये क्या बन गया CH3, ये क्या बन गया CH3, ये बन गया एथेन, है ना। ये बन CH3, ये CH3, 2NaBr निकल गया, ये एथेन बन गया। अब देखो C2H5Br, अब मुझे बताओ ये एक कार्बन का था, ये एक कार्बन का था, मतलब इसके 2 मोल लिए हैं, तो एक कार्बन की तो चीज़ बन ही नहीं सकती ना, मतलब इससे कभी मेथेन तो बन ही नहीं सकती। दूसरी बात, अगर ये एक कार्बन का है और ये एक कार्बन का है, तो ये एक और एक क्या हो गए, 2 हो गए, तो ये क्या बताया, इवन नंबर तभी बोला ना। अब आप कहोगे सर ऐसे तो ये एक नंबर एक कार्बन का होता और ये 2 कार्बन का होता तो 3 कार्बन बन जाते। देखो बन जाते, मगर उसकी क्या होती, यील्ड अच्छी नहीं होती, यील्ड अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो हम यील्ड के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है। अब ये देखो C2H5Br, C2H5Br, अब ये देखो दोनों के दोनों में सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, तो सोडियम ब्रोमाइड तो निकल गया, अलग हो गया, तो C2H5 ये मतलब क्या हो गया, C4H10, मतलब कि N ब्यूटेन, मेटेड प्रोब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूटेन। What will happen if 2 different alkyl halide are taken? ये याद करो, अगर 2 टाइप के एल्काइल हैलाइड लिए जाएं तो क्या बनेगा। अब मान लो ये कह रहा है, अगर CH3Br लेते प्लस 2Na लेते प्लस C2H5Br लेते तो क्या बनता। देखो एक तो 2NaBr निकल ही गया है, ठीक है। एक तो CH3 इस जैसे CH3 से C2H6 बनाता, ठीक है, इसकी भी यील्ड कम। एक C2H5 इस जैसे ही C2H5 से C4H10 बनाता, ये भी कम। एक CH3 C2H5 से बनाता, तो इसकी भी यील्ड कम। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन के, तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छा किसके लिए है, ये अच्छा है इवन नंबर एल्केन बनती है जब ये सेम लेते हैं ना तब, ठीक है। अब कौन सी है मेथड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से, बस ये याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाओगे। अब देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम क्या है, आपसे पूछा जाएगा सोडा लाइम क्या है, तो आप क्या बता दोगे, सोडा लाइम। तो सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम मतलब पता ही है, ठीक है, CaO। ओके चलो कोई बात नहीं। गिव्स एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या कह रहा है, कौन सी एल्केन देता है, वो एल्केन देता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया होगा ना, उससे 1 कम कार्बन
की एल्केन देता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जैसे CH3COO माइनस Na+। ठीक है, तो सोडियम मेथ 8 एथेनोएट है ना, O8 ग्रुप पता ही है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो सोडियम एथेनोएट। अब इसने बोला कि जितने कार्बन का दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक है ना, ठीक है, तो आप इसे समझ लो, आप इसको ऐसे निकाल दो, ये Na2 C 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो Na2CO3 निकल गया। तो क्या बचा, एक तो CH3 बचा और ये H बचा, तो क्या बन गया, CH4 बन गया। अब तो समझ में आ गया। तो अब ये बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का था, ये 2 कार्बन का था, और यहाँ कितना कार्बन मिल रहा है, 1 कार्बन मिल रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर भी देख लो, ये क्या बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है, ये इसने ये बोला था कि जितने कार्बन का, देखो ये क्या बोला था, ये क्या बोला था, गिव एल्केन कंटेनिंग, वो एल्केन मिलती है कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। उस एक कार्बन एटम कम का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, एक कार्बन, अगर यहाँ से देखो एक कार्बन किसका मिलेगा, ये कार्बन, ये निकाल दो ना, ये निकाल दो, अरे एक मिनट, ये निकाल दो ना, ये क्या निकल गया, Na2CO3, कार्बन ऑक्सीजन 2 और ये Na2CO3 निकल गया। तो ये क्या है, मेथ 8 प्रोप, तो मेथ 8 प्रोप ये मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलो, तो हमने क्या सीखा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या देखा है, हमने एल्केन बनाना सीखा है। क्या करना है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा उससे एक कम कार्बन का एल्केन बनानी है। ठीक है, चलो अब ये दूसरा मेथड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 मेथड हैं। तो दूसरा मेथड है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड। तो कोल्बे का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ेंगे अब हम। ठीक है बच्चों, देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि सोडियम या पोटेशियम का साल्ट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या देता है, एल्केन देता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है। कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड, एनोड पर, ये याद कर लेना कहाँ मिलती है एल्केन, कार्बन एटम एट द एनोड पर। ठीक है, अब देखो ये है सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, सोडियम या पोटेशियम का साल्ट ना, तो एसीटेट ये CH3COO है ना, ये क्या है, दो कार्बन का है ना, CH3COO माइनस Na+, ये याद रहेगा। अब देखो मैंने क्या बोला है, ये CH3, आप बस इसका कुछ नहीं करना है, इसका ये CH3 और ये फ्री रेडिकल, इसका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल। फ्री मैकेनिज्म क्या होता है इसका, फ्री रेडिकल। ठीक है, ध्यान करना बस इतना ही। ये जो इसका सॉल्ट है, ये देखो CH3, तो ये क्या है, इसका फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये अपने ही जैसे फ्री रेडिकल से अटैच हो जाएगा CH3 तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा एथेन। ठीक है, और प्लस क्या निकलेगी, ये CO2 गैस, और प्लस H2 प्लस NaOH। ठीक है, ये याद कर लेना, क्या हो जाएगा रिएक्शन के बाद, सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा बेसिक। ठीक है, और कौन सा पाथ फॉलो करती है, तो वो इस तरह है, देखो ये 2 मोल ये हैं, है ना, सोडियम सॉल्ट के एसीटेट CH3COO माइनस Na+। अब देखो 2 मोल लिए इसके। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये माइनस आयंस में टूट गए, CH3COO माइनस और Na+। अब आपको कुछ नहीं करना है, एनोड पर देखो पूछा जाएगा एनोड पे क्या बनता है, तो आपको बताना है एनोड पर ही बनती है एल्केन। ठीक है, और कैथोड पर क्या बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन। तो आपको क्या लिखना है, एट एनोड क्या बनेगी, एल्केन बनेगी, और कैथोड पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी। बस आपको ये याद रखना है।
ठीक है, अब देख लो मैकेनिज्म, थोड़ा सा समझ लो, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा दिमाग नहीं मारना क्योंकि अभी ऑर्गेनिक शुरू करी है। माइनस, ये माइनस है ना, ये देखो, ये हम यहाँ, सॉरी एनोड पे नहीं, हम यहाँ पर थे, तो एक किस में टूट गया, माइनस में टूट गया, ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया। अब देखो एनोड पे देखो, CH3COO माइनस, ये ध्यान कर लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 मोल है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे तो सेम ही इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ये दोनों है ना, अब आप ऐसे समझ लो, अगर CO2 को निकालना है, इसमें से CO2 को निकालना है, तो ये जो फ्री रेडिकल है और ये जो बॉन्ड है ये इस तरह टूट गया। अब ये ऐसे, अब एक तो फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और ये जो फ्री रेडिकल था, मतलब ये जो फ्री रेडिकल था ये, और ये फ्री रेडिकल, ये तो निकल जाएगा CO2 में, ये निकल जाएगा CO2 में, और ये 2CH3 ये बन जाता है फ्री रेडिकल। तो बस ये फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल से मिला के एक फ्री रेडिकल से एथेन बना देता है। एनोड कैथोड पर याद करना है, हाइड्रोजन निकलती है, वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन OH माइनस और H फ्री रेडिकल मिलेगा, और 2 फ्री हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बना लेते हैं। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड, क्यों बताओ जरा। अब एक बात बताओ, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है ना, कौन सा सॉल्ट था, एक मिनट, ये सॉल्ट था CH3COO माइनस का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। अब जो ये जो एल्केन है, ये इसमें तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या निकलनी है, CO2 निकलनी है। ये जब CO2 निकल जाएगी तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका फ्री रेडिकल बनेगा, इसी से दूसरा फ्री रेडिकल मिला के क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगी। अब आप बताओ, इसमें जब एक और फ्री रेडिकल मिलेगा तो इसमें एक मेथेन कहाँ से बन जाएगी, ये तो कम से कम 2 ही तो बनेंगे ना भाई, एक ये हो गया, दूसरा फ्री रेडिकल मिलकर कम से कम 2 ही तो कार्बन के बनेगा, जो भी एल्केन बनेगी। तो ठीक है, तो ये बस ये याद कर लेना, ये क्या बनती है, ये एनोड पर बनती है, और कैथोड पर क्या बनती है, कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की पूछ ली जाती हैं कभी कभी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी काफ़ी थ्योरी में दी हुई हैं, तो हम तो एक एक लाइन पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखो एल्केन आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब लगभग नॉन पोलर है, पोलरिटी जनरेट नहीं होती, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन का क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए तो बिल्कुल कोवेलेंट है ही, कार्बन हाइड्रोजन भी लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड ड्यू टू वेरी लिटल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ये बता ही रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बहुत कम है। दे पोजेस वीक वांडरवाल फोर्स, उनमें कौन सा फोर्स होता है, दी पोजेस वीक वांडरवाल फोर्सेस। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू वीक फोर्स, इन कमज़ोर फोर्स की वजह से द फर्स्ट 4 मेंबर C1 से C4 आर गैसेस। अब जब वीक वांडरवाल फोर्स होगा तो C1 से C4 तक क्या है ये गैस है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होता है। C5 से C17 आर लिक्विड, तो याद रख लेना ये C5 से C17 क्या है, लिक्विड हैं। ठीक है, एंड दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एटम और मोर, 18 से ज़्यादा या 18 से ज़्यादा 298 298 केल्विन टेम्परेचर पर क्या है, वो सॉलिड है। तो आपसे पूछा जाएगा एल्केन में किस कार्बन एटम से स्टार्टिंग होती है, कार्बन 18 से ऊपर, मतलब कार्बन 18 की चैन से ऊपर कार्बन कितने हैं चैन में, 18 से ज़्यादा होंगे, तो वहाँ वो क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो आप बताओगे वो सॉलिड है। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, भाई उनमें उनका कोई एल्केन वगैरह का कलर नहीं होता और ऑर्डरलेस भी हैं, कोई खुशबू नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन इन वाटर, क्या समझ रहे हो, सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, एक बार बताओ, क्या है वो, नॉन पोलर है ना, पोलरिटी नहीं है, तो अब सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सुना होगा ना आपने, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसे ही लाइक करते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब वो चीज़ डिजॉल्व होगी उस चीज़ में जो उस जैसी होगी, मतलब पोलर चीज़ अगर कोई है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा, या पोलर्स। ठीक है, एल्केन इन वाटर बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर ऑफ एल्केन, है ना, नॉन, भाई पोलरिटी कहाँ है, जो भी एल्केन है वो तो नॉन पोलर नेचर है ना। ठीक है,
पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल जो है वो मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, एंड इज यूज एज ए फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, और यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल की तरह, किसके लिए? फॉर, एक मिनट इसका क्लीन कर लेते हैं, फॉर ऑटोमोबाइल, ठीक है। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम्स आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। तुमने देखा होगा जब आप ड्राई क्लीनिंग कोट वगैरह की ड्राई क्लीनिंग करवाने जाते हैं तो हम कैसे पेट्रोलियम और उनके फ्रैक्शन से जो भी मिल रहे हैं उनको यूज़ करते हैं वो क्लीनर, टू रिमूव ग्रीस स्टेन, है ना, जो भी दाग धब्बे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रीसी सब्सटेंस। अच्छा ये बताओ फिर ग्रीसी सब्सटेंस का क्या नेचर है, आप बताओ जरा। यू आर करेक्ट इफ़ यू से दैट ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन इज नॉन पोलर, वो भी तो नॉन पोलर ही होंगे ना, तभी तो भाई ये जो एल्केन वगैरह हैं ये भी नॉन पोलर हैं और ग्रीसी वगैरह भी नॉन पोलर हैं, तो दोनों को क्लीन होने के पूरे चांस हैं। एंड हैंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और क्या है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है या वाटर फोबिक है ना, वाटर हेटिंग, वाटर को हेटिंग। इट इज जनरली ऑब्जर्व देखा गया है इन रिलेशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट, पोलर सब्सटेंस सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, मैंने बताया लाइक डिजोल्व लाइक, है ना, लाइक डिजोल्व। तो पोलर सब्सटेंस जो है ना किस में सॉल्युबल होते हैं? पोलर में, पोलर सब्सटेंस में। वेयर एज द नॉन पोलर, जो नॉन पोलर होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट वो नॉन पोलर में, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ डिफरेंट एल्केन, अलग अलग एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट आर गिवन टेबल 13.2 फ्रॉम विच इट इज़ क्लियर दैट देयर इज ए स्टडी इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विद द इंक्रीज इन द मॉलिकुलर मास। ये क्या बोल रहा है भाई, कार्बन की चेन चल रही है जो भी, अगर मॉलिकुलर मास ज़्यादा है तो इंक्रीज क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरमोलिकुलर वांडर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज। भाई क्यों? अब जब मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? वांडर वाल फोर्सेस क्या होगा? बढ़ेगा। विद इंक्रीज ऑफ द मॉलिकुलर साइज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, और विद किसके लिए? जब क्या बढ़ेगा? एक बार बता, मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, कार्बन की लंबी लंबी चेन बढ़ रही है, तो सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है, सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है, तो मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे देख लो, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सरफेस एरिया से रिगार्डिंग। मान लो अब तुम कह रहे हो सर मॉलिकुलर फार्मूला कार्बन की 3 चेन है, अब इससे ज़्यादा होगा कार्बन की 4 चेन से। ठीक है, अगर सोचो कार्बन 4 कार्बन का ही है तो 4 कार्बन का ही है तो लेकिन चेन में डिफरेंट हो, भाई एक तो कार्बन की चेन ऐसे हो सीधे सीधे और एक हो ऐसे ये, तो ये भी तो कार्बन 4 ही हैं। अब क्या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा? वो भी कोई बात नहीं, अब वो भी पढ़ते हैं हम। चलो ठीक है, यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, एक मिनट यहाँ, यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बाई हैविंग ए लुक ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इन्होंने क्या लिया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन के इन्होंने आइसोमर लिए, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, मेटेट प्रोब्यूट 5 कार्बन के आइसोमर लिए हैं। क्या क्या लिए हैं? 2 मिथाइल ब्यूटेन लिए हैं, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन लिए हैं। ठीक है, एंड उन्होंने देखा इट इज ऑब्जर्व दैट पेंटेन हैविंग ए कंटिन्यूस चेन ऑफ 5 कार्बन, मतलब जो पेंटेन है ये 1 2 3 4 5, ये जो है 5 कार्बन एटम है द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है 309.1 केल्विन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और जबकि ये कह रहे हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बॉयल्स एट 282 पॉइंट में, मतलब ये तो घट गया। अब ये क्यों घटा? देखो 5 ही कार्बन के है 2 डाइमिथाइल, अब 2 डाइमिथाइल कैसे बनेगा? 1 2 3, यहाँ पर ये कार्बन है ना, ये है ना 2 डाइमिथाइल, ये मिथाइल है, एक मिथाइल है। इसका कितना है? इसका है 282 के पास आसपास और इसका 309 है, तो ऐसा क्यों हुआ? आप मुझे बताओ, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? इसका, इस वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन भी हैं तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच चेंज द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ स्फीयर, है ना, मॉलिक्यूल जो है स्फीयर की तरह हो जाता है। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका स्मॉल एरिया हो गया, इसका तो बड़ा हो गया एरिया, ये बड़ा हो गया और ये तो एक छोटा हो जाएगा। दिस रीजन इज स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड देयर फॉर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होंगे, वीक इंटर molecular forces which are overcome at relatively lower temperature। ठीक है, तो समझ गए, जिसका एरिया सरफेस एरिया कम होगा अब उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, और सरफेस एरिया किसका कम होगा, सरफेस एरिया उसका कम होगा जो जिसने कई सारे, जैसे ये है, ठीक है, एक ये है, 1 2 3 4 5, एक तो 5 कार्बन का था और एक क्या था 1 2 3 और एक ये ब्रांच लग गई, एक ये ब्रांच, तो इसका सरफेस एरिया कम है, इस वजह से इसका क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। जबकि 5 ही कार्बन है और 5 कार्बन से ज़्यादा का किसका होगा, 6 कार्बन का, 6 कार्बन से ज़्यादा 7 कार्बन का, वो तो हमने पहले पढ़ ही लिया था। ये चीज़ है सेम कार्बन के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अब तैयार हो जाओ केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। तो एज ऑलरेडी मेंशन, एल्केन आर जनरली इनर्ट टूवर्ड्स एसिड बेस और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कह रहा है कि हमने पहले ही मेंशन कर दिया था, एल्केन जो है ना वो इनर्ट हैं, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करते एसिड से, बेस से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एंड रिड्यूसिंग एजेंट से, ये रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, चलो तो कुछ तो रिएक्ट करती होंगी, जो भी या किस कंडीशन में करती होंगी रिएक्ट। तो देखो सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है, सब्सटीट्यूट करना। जैसे सपोज करो आप 10th में थे, ठीक है, 10th का कोई बच्चा था टॉपर, ठीक है, तो 10th का टॉपर था और उसका नाम था रोहित। ठीक है, अब वो बच्चे आए अब 11th में, है ना, क्लास में। अब जो 11th का टॉपर बना तो उसका नाम है मोहित। तो मोहित ने क्या किया, रोहित को सब्सटीट्यूट कर दिया, रोहित को हटाया और उसकी जगह ये यहाँ मोहित आ गया, उसे बोलते हैं सब्सटीट्यूट। उसी तरह सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से समझ रहे होंगे कि किसी एक कंपाउंड ने, एटम ने, ग्रुप ने दूसरे चीज़ को सब्सटीट्यूट किया होगा। तो अब पढ़ते हैं क्या है। वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, एल्केन का एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, या तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के द्वारा। जैसे फ्लोरीन जनरली हम दिखाते नहीं है, मतलब फ्लोरीन बहुत ज़्यादा, फ्लोरीन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, एक तो साइज में छोटा होता है, कई जगह वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जनरली हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं। नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, ठीक है, एंड सल्फोनिक ग्रुप SO3H, सल्फोनिक ग्रुप कौन सा, एल्केन का जो एक H है वो सब्सटीट्यूट हो जाए इन ग्रुपों के द्वारा। हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट हाई टेम्परेचर, या तो हाई टेम्परेचर पे चलती हैं 573 से 773 केल्विन, और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और यूवी लाइट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, या तो हायर टेम्परेचर में। नॉर्मली तो रिएक्ट नहीं करती थी एल्केन, है ना, बट देखा था हमने। लोअर एल्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन, जो छोटी एल्केन है ना, लोअर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें लोअर एल्केन है, वो नहीं करती क्या, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि लोअर एल्केन शो करती हैं नाइट्रेशन या सल्फोनेशन, तो ध्यान कर लेना लोअर एल्केन नहीं करती, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन शो नहीं करती। दीज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर सब्सटीट्यूटेड, तो वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है एल्केन का, हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो रहा है, क्या कहलाती हैं, आर नोन एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, यानी कि मेथेन है ये, और मैंने क्या बताया, एक हाइड्रोजन हटेगा, 4 से ये हटे 3, और क्या चिपक जाएगा, क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीन CH3Cl, और मेथेन इज गिवन बिलो। अब इसकी क्या है, मैकेनिज्म भी है, लेकिन आप देख लो, पढ़ लो, समझ लो, एक बार देख लो क्या क्या कैसे हो रही। तो जनरली क्या है, हेलोजिनेशन, ये है हेलोजिनेशन, तो हेलोजन का ऐड होना। तो मेथेन है, ये क्लोरीन है, सनलाइट है, तो ये एक हाइड्रोजन हटेगा, Cl बन जाएगा, तो CH3Cl, और प्लस ये एक H आया और एक Cl आया, तो HCl। ठीक है, अब ये रिएक्शन आगे चलती रहती है,
CH3Cl। अब एक और हाइड्रोजन हटा और एक इधर से क्लोरीन आया, तो ये क्या हो गया, CH2Cl2 हो गया। और ये एक हाइड्रोजन जो हटा और एक Cl, तो उसका क्या बन गया, HCl। ठीक है, फिर CH2Cl2, अब एक हाइड्रोजन हटा और एक Cl आया, तो CHCl3 और प्लस ये BaCl, ये HCl बन गया। तो एक CHCl3 बना, एक क्लोरीन बना, CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन बन गया ये, और प्लस HCl। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर दिए हुए थे वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, तो हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो एक बार बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। तो हमने क्या बताया था, कार्बन बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये देखो 3 और 4, तो ये देखो ये 3 4, अब ये देखो 111 था, 184, 230, 272, है ना। हमने क्या बताया था, और अगर इसकी चेन जैसे लॉन्ग चेन है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है और सब्सटीट्यूट हो रही हैं ये चेनें, तो क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो ये देखो ये सिंपल है ब्यूटेन और ये 2 मेथाइल प्रोपेन, तो इसका मतलब ये इसका सरफेस एरिया कम होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और देखते हैं, तो 272 से क्या हो गया, 261 हो गया। अब ये देखो C5H12, इसके 3 हैं, ठीक है, तो ये कितना है, ये देखो घट रहा है, सरफेस एरिया घट रहा है ना। पहले एक 5 कार्बन की चैन थी, ये 1 2 3 4 5, अब ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब 1 2 3 4, दूसरे एक पे लग गया, दूसरे पे लग गया ना मिथाइल, और मेटेड प्रो ब्यूट ये हो गया। अब देखो यानी कि इसका सरफेस एरिया कम हो गया, तो इसका कम हो गया। अब 2 डाई मिथाइल प्रोपेन था, तो 8 प्रोप, और यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इसका और कम हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखो। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, क्लोरीनेशन, आपने हेलोजिनेशन पढ़ा था, हेलोजन का ऐड होना, ये क्लोरीन के लिए पढ़ा था, कोई बात नहीं। अब देखो एक बार और, अब इसका मैकेनिज़्म भी इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज़्म भी हम करेंगे, इसका मैकेनिज़्म भी हम करेंगे। चलो, लेकिन इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो अच्छे से पढ़ लो क्या है। देखो एथेन का क्लोरीन से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl, है ना, एक हाइड्रोजन हट गया है, तो प्लस HCl। अब ये क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना ऑफ एल्केन की विद हेलोजन, तो ये क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताओ हेलोजन में, तो आप क्या लिखोगे, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इसको समझो, ये क्या है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब कितनी जल्द कौन सा हाइड्रोजन जल्दी हटेगा, या रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। अब मान लो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, यहाँ पर ये कार्बन फिर हाइड्रोजन से अटैच है, 3 हाइड्रोजन। तो अगर आप इस कार्बन की बात करो तो ये 2 डिग्री कार्बन है, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, है ना। और इस कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होंगे वे क्या होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, यही तो है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये यहाँ से। तो ये आगे हम थ्योरी में प्रॉपर वे में समझेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 3 डिग्री जो होगा वो सबसे जल्दी हटेगा, 2 डिग्री जो हाइड्रोजन होगा उससे कम, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन उससे कम। अब देख लो, फ्लोरिनेशन इज टू वॉयलेंट, ये फ्लोरिनेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन है, टू बी कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं की जाएगी। आयोडाइनेशन जो है वो बहुत स्लो है, एंड ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आयोडाइनेशन जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयोडाइनेशन क्यों नहीं कराया जाता, और वो एक तो वो स्लो है और वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल मतलब पीछे को भी भागती है, मतलब जो प्रोडक्ट बना फिर रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा। लेकिन अब इसको रोकने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। अब देखो, इट कैन बी कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 और HNO3 की प्रेजेंस में होगा। जैसे मेथेन है, फिर आयोडीन से रिएक्शन की तो क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसको क्या करेंगे ताकि HI जो है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 और HNO3 की प्रेजेंस में, ताकि आयोडीन बन जाए, ये पीछे को बैक ना करे, ये फिर क्या करती है, रिएक्शन बैक करती है। तो क्या करेंगे हम, HiO3 से रिएक्ट कराएंगे HI का, मतलब HiO3 और डालेंगे तो क्या आयोडीन बन जाएगी, अब रिएक्शन पीछे को नहीं जाएगी। ठीक है, अब ये मिथाइल आयोडाइड आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों,
तो लिखा है हेलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल। ये आप याद कर लेना, हेलोजिनेशन जो है वो रिएक्शन, ये रिएक्शन किसके द्वारा बनती है, कौन सा मैकेनिज्म है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल यानी कि ये इस तरह दिखाते थे ना हम। ठीक है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 3 स्टेप नेमली इनिशिएशन, 3 स्टेप हैं, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, स्टार्ट होना जब क्या स्टार्ट होना, इसका मतलब फ्री रेडिकल का बनना। प्रोपेगेशन मतलब आगे बढ़ना, एंड टर्मिनेशन मतलब सारे जो फ्री रेडिकल है आपस में बॉन्ड बना लेंगे और प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक है, चलो कोई बात, ठीक ठाक मतलब इम्पोर्टेंट में है, भारी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इनिशिएशन। देखो, द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो होमोलिसिस मैंने पहले बता दिया था, होमोलिसिस क्या होता है, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, तो ये अगर 20 से बॉन्ड टूटता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो चुपचाप इस यहाँ पर चले जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाए, ठीक है, यानी कि बीच में से बॉन्ड टूटे क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। किसकी प्रेजेंस में, लाइट और हीट की प्रेजेंस में। द क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज वीकर देन द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हैज इज इजीएस्ट टू ब्रेक। तो ये जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड क्यों टूट रहा है, सबसे पहले ये क्या है, इसमें ना बहुत सारा रिपल्शन होता है। अब ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, 17 होता है ना। 17 का मतलब क्या होगा, 2 8 7 17। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 5 6 और ये 7 हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में ये बॉन्ड, तो रिपल्शन भी बहुत होता है, तो आराम से ये टूट जाता है। तो देखो जब होमोलिसिस होगा बीच से टूटेगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, ये रहा क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखो अब नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हाँ ये देखो प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेट होना है ना, प्रोपेगेट होना मतलब कि चलना, आगे को बढ़ना। कैसे, स्टार्ट तो हो गया, अब आगे को कैसे चलेगी ये प्रोसेस, कैसे आगे को जाएगी ये। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो क्लोरीन का रेडिकल बना था ना, क्लोरीन फ्री रेडिकल, वो क्या करता है, मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। मीथेन है हमारे पास, ठीक है, मीथेन पे करेगा, तो वो क्या कराता है, एंड टेक्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय ब्रेकिंग द कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, तोड़वाता है, एंड जनरेट मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट करवाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। मतलब क्या कहने का है, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन है और प्लस Cl है, ठीक है। तो ये क्या कराता है, कार्बन और हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं है निगेटिविटी का, तो ये क्या कराता है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और ये फ्री रेडिकल यहाँ बना और ये फ्री रेडिकल यहाँ बना। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये दोनों फ्री रेडिकल तो बना देते हैं HCl और एक मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो हमारे पास पहले भी क्लोरीन रेडिकल था, तो अब क्या हो गया, मिथाइल रेडिकल जनरेट हो गया है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, द मिथाइल रेडिकल थस ऑब्टेन अटैक द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जो मिथाइल रेडिकल है ना वो थस ऑब्टेन अटैक द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के। अब जो CH3 मॉलिक्यूल बना उससे पहले क्या बन गया था, क्लोरीन बन गया था। क्लोरीन ने क्या किया, CH3 डॉट बनाया, मतलब CH3 मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाया। अब जो ये मिथाइल का रेडिकल है ये दूसरे सिंपल क्लोरीन का मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। अब क्या बनाता है, अब ये क्लोरीन का क्या निकलेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से चेन बन गई है ये, मतलब ये बना, इसने फ्री मिथाइल का रेडिकल बनाया, मिथाइल रेडिकल ने दूसरे क्लोरीन पे अटैक करा तो फिर एक और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना। तो ये लिखा है टू फॉर्म CH3Cl विद द लिबरेशन ऑफ अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल बाई होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। होमोलिसिस मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल बीच से टूटेगा, तो अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। फिर अब जब एक तरह से देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब फिर ये दूसरे उस पर रिएक्ट करेगा, मिथाइल रेडिकल बनेगा, तो मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अब हम पढ़ते हैं थ्योरी। और द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेटेड एवर रिपीट स्टेप्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। अब ये स्टेप रिपीट होते रहेंगे एंड देयर बाई सेटअप ए चेन ऑफ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन चलती रहेगी।
द प्रोपेगेशन स्टेप्स ए एंड बी आर दोज विच डायरेक्टली गिव प्रिंसिपल प्रोडक्ट बट मैनी अदर प्रोपेगेशन स्टेप आर, कोई बहुत सारे प्रोपेगेशन स्टेप आर, एक मिनट, स्टेप आर एंड मे अकर. टू सच स्टेप गिवन बिलो एक्सप्लेन हाउ मोर हाईली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट आर फॉर्म. तो हाईली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं आप देखो. CH मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, तो क्या बन गया CH2 फ्री रेडिकल Cl, है ना. ठीक है, और प्लस क्या बन गया HCl बन गया. अब आप ये देखो जरा, ये देखो दोबारा से देखो, ये क्या बना था CH3Cl बन गया था, ये CH3Cl बन गया था, मिथाइल क्लोराइड बन गया था ना भाई. मिथाइल जो फ्री रेडिकल बना था उसने दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक किया, तो क्या बना दिया CH3Cl, एक नया क्लोरीन फ्री रेडिकल बना दिया. ठीक है, अब आप देखो जो ये CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बना था ये क्लोरीन फ्री रेडिकल का, अब क्या बना दिया CH2 फ्री रेडिकल Cl प्लस HCl बन गया. अब ये जो CH2Cl है फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन से करा तो ये क्या बन गया है, अब ये क्या बन गया CH2Cl2. पहले क्या बन गया था CH3Cl, फिर ये बन गया CH2Cl2. बस ऐसे ही हटता रहेगा और आगे चलती CH2Cl2. इसी तरह से क्या बनता रहेगा CHCl3, फिर लास्ट में क्या बन जाएगा CCl4. ठीक है, अब टर्मिनेशन का क्या मतलब है, जितने भी फ्री रेडिकल थे वे चुपचाप आपस में रिएक्ट कर लेंगे. क्लोरीन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन से बना लेगा तो क्लोरीन ही बन गई. मिथाइल फ्री रेडिकल है, मिथाइल है तो ये एथेन बन गई. तो ये याद कर लेना, इसमें क्या बनती है, कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है, ये जो फ्री रेडिकल निकला है ना डबल, तो ये तो डबल हो गया ना CH3.CH3. तो ये क्या डॉट मतलब कि ये फ्री रेडिकल बता रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो गया एथेन हो गया. अब CH3 मिथाइल रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, ये CH3Cl बन गया मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, thought in CH3Cl the one of the product is formed but free radical are consumed and the chain is terminated. चेन खत्म हो जाती है. The above mechanism help us to understand the reason for the formation of ethane. इस मैकेनिज्म से हमें पता चल रहा है कि ये जो एथेन बनी है ये क्यों बनी है. ठीक है, आपको ध्यान रहेगा क्या फ्री रेडिकल बना था CH3 का, तो CH3 से एथेन बन जाएगी एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन. तो आपसे पूछा जाएगा क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है. तो बाई प्रोडक्ट भी हमें अच्छा मिल रहा है, क्या मिल रहा है एल्केन. हालांकि उसकी यील्ड कम है, उतना नहीं है जितना हमें चाहिए, ये पर्टिकुलर मेथड में नहीं है. अब हम देखेंगे कंबशन रिएक्शन. ये देखो, तो पहले देख लो कितनी है, ये रही. ठीक है, कंबशन रिएक्शन, कंबशन मतलब एल्केन. पता ही है हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो बस वही है जो भी है, देखते हैं. तो कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, तो कंबशन मतलब क्या है, जलना, है ना. एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एल्केन जो है हीटिंग ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है टू कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब क्या, एल्केन किस में बदल जाती है, कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो हीट एग्जैक्टली याद नहीं रखनी है आपको, बस पता होना चाहिए मेथेन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हीट निकल रही है 890 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो ये 13.17. ठीक है, अब देख लो आप किस तरह से है. अब C4H10 है 13/2 O2, है ना. तो इसकी कॉमन रिएक्शन है वो याद कर सकते हो. तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और कितनी निकल रही है देखो 2875 माइनस 2875 मतलब हीट का क्या हो रहा है, ये हीट क्या हो रही है, हीट निकल रही है. इसका यही तो मतलब है, ये क्या हो रही है, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है. ठीक है, द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर एनी एल्केन इज, जो जनरल कंबशन इक्वेशन है एल्केन की वो याद कर लेना, CnH2n+2, है ना. हाइड्रोकार्बन यही तो है ना एल्केन का, यही फॉर्मूला है. प्लस 3n+1/2, 3n+1/2 O2, NCO2 बनेगा और n+1 वाटर बनेगा. तो याद कर सकते हो. ठीक है, सही है, याद करोगे तो सही है. तो बस पता होनी चाहिए आपको हीट निकलती है किससे, हाइड्रोकार्बन की जलाने पे, कंबशन पे. ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है जैसे ड्यूरिंग कंबशन के दौरान,
एल्केन आर यूज्ड एज फ्यूल, एल्केन कैसे यूज होता है, एज फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन, जब अगर हम देखो कंप्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हैं, पूरा कंप्लीट जला रहे हैं, अगर इनकम्प्लीट जलाओगे विद इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर, इनसफिशियंट मतलब अच्छे से पूरी अमाउंट ऑफ एयर या डाइऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक बनेगा, विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या कार्बन ब्लैक किस काम आता है, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। कार्बन ब्लैक क्या आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट एंड एज फिल्टर, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये इसलिए एक एक लाइन कराई जा रही है ताकि जो नीट में पर्टिकुलर लाइन से उठ के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो कुछ भी आ सकते हैं। तो अब आपको यहाँ तो लग रहा है कार्बन ब्लैक ठीक है, लेकिन इससे ये जब ये क्वेश्चन आएगा ना, इंक या प्रिंटर इंक या ब्लैक पिगमेंट एंड एज फिल्टर, तो कई बार ना नहीं होता, एग्जैक्ट लाइन याद नहीं होती, तो आपको एक एक लाइन पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब जो ये देख लो, मेथेन है, ऑक्सीजन है, इनकम्प्लीट कंबशन लिखा है, तो कार्बन बनेगा, और क्या है, वाटर है, ठीक है, बस समझ में आ गया। अब देखो देख लेते हैं एक बार कितनी कितनी रिएक्शन बची हुई हैं। हाँ ठीक है, अब क्या बची हुई है, केवल एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमने कंबशन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। ये कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, चलो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। देखो अब है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड का क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर कंट्रोल्ड कंडीशन में, ठीक है। तो उसमें पर्टिकुलर या तो टेम्परेचर दिया जाता है या क्या प्रेशर दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर किसी कंडीशन में। तो एल्केन ऑन हीटिंग विद ए रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन, ऑन हीटिंग विद ए रेगुलेटेड सप्लाई, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एयर एट किस कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट गिव ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अब क्या हाई प्रेशर की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन दी जा रही है तो एक पर्टिकुलर अलग अलग कैटालिस्ट में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो एक बार आपको देख लो, ये आपको याद होने चाहिए। अगर मेथेन है और ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और कॉपर है 523 केल्विन टेम्परेचर है और 100 एटीएम प्रेशर है, तो क्या बनता है मेथेन से, मेथेन से क्या बनता है, मेथेनॉल। कब, कॉपर क्या है, कॉपर 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर मेथेन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड है ये, तो क्या बनेगा मेथेन से, मेथेनल, याद रहेगा ये, मेथेन से मेथेनल। यहाँ क्या बन रहा है, मेथेन से मेथेनॉल बन रहा है, किसमें, कॉपर की प्रेजेंस में। यहाँ है MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है, और क्या कराई जा रही है, हीट कराई जा रही है, तो क्या बन रहा है, मेथेनल, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल आता है ना, और प्लस वाटर तो है ही है, ठीक है। अब एथेन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये देखो एसिटिक एनहाइड CH3COO का होल ट्वाइस, ठीक है, CH3COO का होल ट्वाइस। अब क्या करा इन्होंने, हीट कर दी, ठीक है, और मैग्नीज के साथ है, तो क्या बनेगा, एथेन का एथेनोइक एसिड, ये याद कर लेना, एथेन का एथेनोइक एसिड। तो फाइनली क्या है, फाइनली क्या है, कॉपर, मेथेन है और कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन और 100 एटीएम, क्या बनेगा, मेथेनॉल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है, दूसरी है ये रिएक्शन, मेथेन की ऑक्सीजन से मोलिब्डेनम ऑक्साइड क्या बनेगा, मेथेनल एल्डिहाइड बनेगा, है ना, एक कार्बन वाला। फिर क्या है, एथेन से क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइस, Mn की प्रेजेंस में एथेनोइक एसिड बनेगा। बस थोड़ा सा एक बार देख लो, समझ लो, ठीक है। हम ये जो NCERT सीरीज़ है, ये जो NCERT सीरीज़ है, ये तो हम 3 स्टेप में कर रहे हैं ना, तो पहले स्टेप में आपको केवल एक बार थॉरो होना है, एक एक लाइन। अब देखो ऑर्डिनरी एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, जो नॉर्मल जो एल्केन है, ऑर्डिनरी एल्केन है, वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है ऑक्सीडेशन। बट एल्केन हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम, टर्शरी मतलब 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है,
टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। टर्शरी जो हाइड्रोजन है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्या है, नॉर्मल एल्केन का रेजिड ऑक्सीडेशन, बट एल्केन हैविंग टर्शर, जिस पे टर्शरी हाइड्रोजन होता है उससे क्या बन जाता है, KMnO4 की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो H है ना, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है OH। ठीक है, तो इसका एक बार स्ट्रक्चर से हम समझते हैं कैसे है। ठीक है बच्चों, चलो देखो, ये C है, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, और C से ये क्या हो गया अटैच H। तो KMnO4 के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, तो क्या बता रहे हैं, कौन सा ग्रुप आ जाता है यहाँ पे बीच में, और आ जाता है, एल्कोहल बन जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, 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 ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है बच्चों, चलो चलो देख लो, ये कार्बन की चेन हो गई, 2 पे मिथाइल, ठीक है, मेथेट प्रोपेन और 2 पे ऑल हो गया। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू हो गई हैं काफ़ी। ये क्या रिएक्शन है, देखो रिएक्शन कितनी बची हैं, बस ख़त्म हो गई रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट समझ लो। एन एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में आइसोमराइज टू ब्रांच चेंज एल्केन। जो सीधे चेन एल्केन थी ना, ठीक है, ये कार्बन की ये ब्रांच चेंज में बदल जाती है, यानी कि आइसोमराइज हो रही है। मेजर प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, सम माइनर प्रोडक्ट आर आल्सो पॉसिबल विच यू थिंक ओवर। माइनर प्रोडक्ट आर जनरली नॉट रिपोर्टेड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। जैसे ये देखो, ये है एनहेक्सेन, ये क्या है, ये क्या है, एनहेक्सेन है। ठीक है, ये देखो एन क्या है, एनहेक्सेन है। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में क्या बन रही है, देखो ये एक कार्बन और ये 4 कार्बन और एक ये 4 1 5 एक 6 कार्बन की सीरीज, मतलब सिंपल ये है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के हैं। अब देखो एक तो बन गया 2 मिथाइल पेंटेन, यानी कि 5 कार्बन की चेन, तो ये 5 कार्बन की चेन, ठीक है, और दूसरे पे मिथाइल लगा हुआ है। और एक क्या बन गया, 3 मिथाइल पेंटेन, मतलब 5 ही कार्बन की चेन, मतलब मिथाइल कहाँ लग गया, तीसरे नंबर पे लग गया। तो ये आइसोमर बना रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ में आएगा आपको आगे जब भी आएगा कौन से आइसोमर हैं। आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से आइसोमर हैं। इसमें चेन अलग अलग है ना, ये एक तो था ये सिंगल, ये 6 कार्बन की, और ये कितने कार्बन की चेन है ये बताओ, और ये बताओ ये कितने कार्बन की चेन है। अब मुझे कमेंट करके बता इन दोनों में कौन कौन से आइसोमर हैं, और ये लॉन्ग चेन है, और ये यानी अगर इसको मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर दूं और इसको सेकंड स्ट्रक्चर दूं, इसको थर्ड स्ट्रक्चर दूं, तो फर्स्ट एंड सेकंड में कौन सा आइसोमर है। जहां पर चैन होता है, जहां पर चैन में नंबर ऑफ चैन में अलग फ़र्क आता है, ये 6 कार्बन की है और ये 5 कार्बन की, तो कौन सा है आइसोमर होता है, चैन आइसोमर। चलो ठीक है, मान लिया। अब मुझे बताओ सेकंड और थर्ड में क्या फ़र्क है। ठीक है, काहे में चेन में फ़र्क है या पोजीशन में फ़र्क है, एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, चलो अब देख लो आगे। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का क्या मतलब है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एन एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम, मतलब 6 कार्बन या उससे ज़्यादा। ठीक है, ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन, 773 केल्विन पे हीट करने पे, एट 10 से 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना 10 से 20 ATM प्रेशर। ठीक है, तो क्या दोबारा पढ़ लो ज़रा,
दोबारा पढ़ लो। एन एल्केन हैविंग, या ये केवल एरोमेटाइजेशन होगा 6 कार्बन या इससे ज़्यादा कार्बन में। जब हम 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करेंगे तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, किसकी प्रेजेंस में, वेनेडियम का ऑक्साइड, ठीक है। वेनेडियम का ऑक्साइड क्या होता है, V2O5, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है वेनेडियम, डी ब्लॉक का है ना। एक क्या है, मोलिबिडेनियम का ऑक्साइड और क्रोमियम, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिनिया, किसके ऊपर, एल्यूमिनिया के ऊपर, गेट डीहाइड्रोजिनेटेड, क्या हो जाते हैं, डीहाइड्रोजिनेटेड। एंड साइक्लिज किस में चेंज हो जाते हैं, जो 6 कार्बन की चेन, सिंपल चेन चल रही थी, क्या बन जाती है, साइकिल बन जाती है टू बेंजीन। एंड इट्स होमोलोगस दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्या बन जाती है, एरोमेटाइजेशन, मतलब कि एरोमेटाइजेशन मतलब क्या बनना, एरोमेटिक कंपाउंड का बनना, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, क्रोमियम का ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड, मोलिब्डेनियम का ऑक्साइड, कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये कंडीशन पूछी जा सकती हैं। 773 केल्विन, 10 से 20 ATM, तो किस में बन जाता है, बेंजीन में, है ना। बेंजीन के स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है ही, ठीक है। अब आप देखो, ये 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन से तो बेंजीन बन गया, 6 कार्बन से बेंजीन बन गया। और अगर C7H8 यानी कि 7 कार्बन इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, मतलब कि 7 कार्बन, अगर ये 6 कार्बन हैं तो बेंजीन बन गया, और अगर ये 7 कार्बन हैं तो क्या बनेगा, बेंजीन पर एक मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, और उसका क्या नाम होता है, टोलुइन होता है। विच एल्केन डू यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोलुइन, ठीक है। अब देखो जरा, एक रिएक्शन है, अब 6 रिएक्शन विद स्टीम। तो स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल के प्रेजेंस में होती है। तो मेथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन, ये याद देखो, मेथेन जो स्टीम से रिएक्ट करती है ना, तो वो किससे करी, 1273 केल्विन, कितना, 1273 केल्विन। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, एंड क्या मिलती है, डाईहाइड्रोजन मिलती है, किसकी प्रेजेंस में, निकल की और हीट की। दिस मेथड इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मेथड किसकी प्रेजेंस में, डाईहाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, सॉरी, ये मेथड किसके लिए यूज हुआ, दिस मेथड इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। तो आपसे पूछा जाएगा डाईहाइड्रोजन गैस का, अगर मान लो H2 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करना है तो कौन सा मेथड यूज़ है, तो मेथेन को क्या कर दो, 1273 केल्विन पे निकल कैटलिस्ट की फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड और डाईहाइड्रोजन गैस बनते हैं, ठीक है। पायरोलाइसिस, बस ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती हैं ख़त्म, लास्ट रिएक्शन है पायरोलाइसिस। तो अब मुझे बताओ जरा, पायरोलाइसिस का क्या मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, हायर एल्केन ऑन हीटिंग, हायर मतलब कि 1-2 कार्बन वाले की बात नहीं करें, हायर एल्केन ऑन हीटिंग पर, हायर टेम्परेचर पर, देखो गर्म पर हायर टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे 600, 700, 800, 1000, तो ये क्या होती हैं, जब हायर एल्केन होती है ना, तो ये लोअर एल्केन में, छोटी एल्केन में टूट जाती हैं, और एल्केन में भी टूटती हैं और एल्कीन में भी टूटती हैं। तो सच डीकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो एल्केन जो हायर एल्केन है, और वो डीकम्पोज टूट जाएं किसमें, छोटी फ्रेगमेंट में, मतलब छोटी एल्केन या एल्कीन में, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पायरोलाइसिस क्या है या क्रैकिंग क्या है, क्या है। तो आप क्या बताओगे कि डीकम्पोज होना किसका, डीकम्पोज होना हायर एल्केन का, हायर एल्केन का, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे एल्केन और एल्कीन में टूटना क्या कहलाता है, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग कहलाता है, ठीक है, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग कहलाता है। चलो देख लो एक बार, तो ये C6H14 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है,
773 केल्विन पे क्या हुआ, अब देखो C6H12 ये क्या बना, एल्कीन प्लस H2, ठीक है। C4H8 यानी कि क्या, कितना और बचा, C2H6, ठीक है। यानी कि ये क्या हुआ, एल्कीन प्लस ये एल्केन। C3H6 और C2H4 और मेथेन भी निकली, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है, मतलब सही है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है। तो पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन इज बिलीव्ड टू बी ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये पायरोलाइसिस किस मैकेनिज्म पे चलती है, फ्री रेडिकल, तभी तो ये एल्केन और एल्कीन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इस पे क्या लिखोगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर चलती हैं ये। चलो एक मिनट, तो हायर एल्केन और हीटिंग टू हायर, ये मैंने बताई दिया, पढ़ाई दिया आपको, एल्केन और एल्कीन बनते हैं। तो क्या क्या है एक बार और पढ़ो, पायरोलाइसिस ऑफ एल्कीन इज बिलीव्ड टू बी ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस, किसका, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस। क्या कह रहे हैं कि ऑयल गैस और पेट्रोल गैस जो होती हैं ना, केरोसिन ऑयल से जो बनती हैं या पेट्रोल से बनती हैं, ये पायरोलाइसिस के प्रिंसिपल पे ही काम करती हैं। क्योंकि ये क्या है, ये हायर एल्केन से लोअर फ्रेगमेंट में टूटते हैं, लोअर फ्रेगमेंट में टूटते हैं पेट्रोल गैस से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डोडेकेन, ठीक है, डोडेकेन एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल ऑन हीटिंग टू 973 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम की या निकल गिव्स ए मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटेन। तो देखो डोडेकेन है ये, डोडेकेन मतलब कितने का, 12 कार्बन का, ठीक है। तो 12 कार्बन का है ये हाइड्रोकार्बन। तो प्लेटिनम और निकल की प्रेजेंस में 973 केल्विन में, तो ये क्या बनाता है, ये हेप्टेन बनाता है, ये पेंटेन बनाता है 5 कार्बन का, 7 कार्बन का, और बाकी अदर प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो चलो।